गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसी के साथ अपन एक चीज़ हम सब ये समझ लेते हैं कि अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। अपन इसमें फर्स्ट यूनिट जो अपन की थी अधिगम शिक्षण, ये चैप्टर जो अपन का पेपर है अधिगम शिक्षण, इसकी फर्स्ट यूनिट है अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया। तो इसके अंदर अपन ने अधिगम शिक्षण, अनुदेशन और इनमें अंतर, इनकी विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कार्य, जो जो इनके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो अपन क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स कर देना, उसमें आप बता देना, जिससे कि आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाए। जहाँ तक है फर्स्ट यूनिट अपन की बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, पॉइंट बाय पॉइंट अपने सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली है। तो इसी प्रकार से अपन की आज जो सेकेंड यूनिट है अधिगम और शिक्षण की, वो है अपन की प्रभावी शिक्षण अधिगम के स्रोत। ये अपन की सेकेंड यूनिट का नाम है और ये अपनी सेकेंड यूनिट है लर्निंग एंड टीचिंग पेपर की। और इसी में अपन का जो पहला टॉपिक है इसमें प्रभावी शिक्षण अधिगम स्रोत है, तो मान लो पहला टॉपिक क्या होगा, प्रभावी शिक्षण होगा। अब उनको मालूम है कि कौन सा जहाँ से जो यूनिट चालू होती है तो उसका टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रभावी शिक्षण, जो प्रभावी शिक्षण अपन का है, प्रभावी शिक्षण है क्या होता है। तो इस बात को, प्रभावी शिक्षण को समझने से पहले अपन को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि सीखने और समझने, जो सीखने और समझना दोनों क्या है, दो पहलू हैं। क्योंकि सीखना सीखेगा जब ही समझेगा। तो इनके क्या होते हैं, सीखने समझने के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला पक्ष होता है अपन का सैद्धांतिक, और जो दूसरा पक्ष होगा वो होगा व्यवहारिक। क्योंकि सीखना और समझना, तो ये दोनों पक्ष के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि दोनों क्या है। अब इनमें कैसे प्रभावी शिक्षण का क्या संबंध है, इस वजह से सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष बन के पहले अपन को इनको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से इनमें समझने के बाद यह है कि सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है। यानी जो सैद्धांतिक पक्ष जो होता है ये क्या होता है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ये मानसिक अधिक होता है। ये क्या होता है, मानसिक होता है। क्योंकि सीखने के लिए एक इंसान में मस्तिष्क का और उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है, जो उसकी प्रोसेस है, ये होना जरूरी होता है। कि बच्चा हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उसका मानसिक स्तर अच्छा होगा तो उसमें सीखने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। और जो व्यवहारिक पक्ष होता है ये कैसा होता है, क्रियात्मक ज्यादा होता है, इसमें क्रियात्मकता ज्यादा होती है। क्योंकि व्यवहारिक पक्ष ये करके सीखने पर बल देता है। तो सीखेंगे, करके सीखेंगे, तो क्रियात्मक पक्ष, और सैद्धांतिक मानसिक उस पक्ष पर ज्यादा करता है। तो इसी के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, यदि इस बात को गंभीरता से विचार किया जाए तो ज्ञान के दोनों पक्ष, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे वास्तविक ज्ञान मिलता है। क्योंकि शिक्षण की जो कुशलता का अर्जन होता है, तो क्या होता है, जो शिक्षण की कुशलताएं होती है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है। शिक्षण का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का अगर ध्यान रखेंगे तो ही अपन शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। क्योंकि प्रभावी शिक्षण होता है तो शिक्षक की कुशलताएं होती हैं, शैक्षिक गुण होते हैं, शिक्षक का व्यवहार होता है और उसकी मानसिक योग्यता होती है। ये सारी चीज प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर जो शिक्षण को प्रभावी बनाना है, शिक्षक को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, तो एक शिक्षक को पहले से ही इसकी योजना तैयार करनी पड़ती है। और वो योजना कैसे तैयार करेगा, सिद्धांतों पे करेगा, अपने व्यवहारिक पक्ष में करेगा। क्योंकि अगर नहीं करेगा तो वो अपने शैक्षिक गुण को, अपनी योग्यता को वो साबित नहीं कर सकता, अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकता। और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष दोनों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर उसके दोनों पक्ष नहीं होंगे और उसको, क्योंकि ये दोनों पक्ष में एक प्रभावी शिक्षण के लिए ये दोनों पक्ष बहुत मायने रखते हैं। इसी से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अपनी योग्यता और शैक्षिक गुण से शिक्षक में आ सकते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जिनसे, जैसे कि निर्धारित उद्देश्य जरूरी होते हैं। सभी जानते हैं उद्देश्य और पालन का उद्देश्य बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सीखने के और समझने के दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो इन दोनों पक्षों के अध्ययन पर सीखा जा सकता है और शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्योंकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी प्रक्रिया को अपनाना एक बात है, तो उसकी दूसरी उसको क्रियान्वित करना बिल्कुल अलग बात है। यानी सीखने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये दोनों पक्षों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है और ये करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक शिक्षक का शिक्षण तभी प्रभावी सफल हो सकता है जब उसमें वांछित शैक्षिक गुण और कुशलताएं होंगी।
तो कौन कौन सी शैक्षिक गुण और कुशलताएं होनी चाहिए प्रभावी शिक्षण को बनाने के लिए, मतलब ऐसे शिक्षक को शिक्षण कार्य कैसे करवाएं जिससे कि विद्यार्थी पर उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़े और बच्चे उसे सीखें। मतलब कहते हैं ना कि अगर पढ़ाने के लिए अधिगम का स्तर उच्च होना चाहिए, तो अधिगम का स्तर कैसे होगा, यानी सीखने का स्तर उच्च कैसे होगा, वो जब ही होगा जब शिक्षक उसमें अपनी पूरी ताकत और जो उसके शैक्षिक गुण हैं उनको बहुत मजबूत करे, उसमें ज्ञान ग्रोथ हो, ज्ञान का स्तर अच्छा हो, तभी जाके वो सफल बना सकते हैं। और एक जो प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है कि बच्चों पर अपने शिक्षण कार्य जो हम कर रहे हैं उसका बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, बच्चे पे कैसे उसको वो अपने अंदर उसको उसमें क्षमता विकसित होगी, कैसे एक शिक्षक कैसे करे। तो ये सारी चीज अपन कुछ पॉइंटों के माध्यम से करते हैं। प्रभावी शिक्षण अपन इसमें देखते हैं कैसे शिक्षक इसको प्रभावी बना सकता है, शिक्षण कार्य प्रभावी कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज एक शिक्षक में कैसे आएगी, तो इसमें पहले अपन को चाहिए मतलब गुण और कुशलताएं। तो ये गुण और कुशलताएं कौन सी होगी, शिक्षक कौन सी गुण और कुशलताएं लाएगा, यानी शैक्षिक गुण कौन से होने चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण में क्या चाहिए, शैक्षिक गुण एवं कुशलता। तो प्रभावी शिक्षण में कौन सी चीजें चाहिए कि प्रभावी शिक्षण प्रभावी हो जाए। शिक्षक का शिक्षण का प्रभाव बच्चों पर ऐसा पड़े कि बच्चे उसके लिए तत्पर हो जाए। और वो कहते हैं ना शिक्षक तो बहुत होते हैं, शिक्षक बहुत होते हैं, पढ़ाने वाले कॉलेज में स्कूल में सब में बहुत मिल जाएंगे शिक्षक, लेकिन बच्चे को उन सब में से एक या दो शिक्षक इतने पसंद होते हैं, उनका प्रभाव ऐसा होता है कि वो उनकी क्लास नहीं छोड़ना चाहते, उनको नहीं छोड़ना चाहते, उनका ही पढ़ना चाहते हैं, वो हर तरफ उनको ही देखना चाहते हैं। कई बच्चों में ये चीज होती है, क्योंकि शिक्षण एक क्या होता है, शिक्षण तो होता ही है, शैक्षिक गुण तो होते ही है, लेकिन एक शिक्षक का व्यवहार भी होता है, क्योंकि व्यवहार भी बहुत जरूरी चीज है। व्यवहार से बच्चे की अपन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकते हैं, बच्चे के व्यवहार जो उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज समझ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। अब प्रभावी शिक्षण के लिए शैक्षिक गुण और कुशलताएं कौन सी हो, तो इसमें पहला है कि क्या होना चाहिए, पहले विस्तृत ज्ञान। अब विस्तृत ज्ञान कैसे हो, प्रभावी शिक्षण को कैसे विस्तृत ज्ञान, कौन सा ज्ञान। अब विस्तृत ज्ञान तो आ गया, इसमें कौन कौन सा होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या होगा अपन की जो विस्तृत ज्ञान है शिक्षक में होना चाहिए, मालूम है पूरा होना चाहिए। तो कौन कौन सा होना चाहिए, तो पहला विस्तृत ज्ञान में क्या होगा, विषय वस्तु। विषय वस्तु सभी जानते हो कि ज्ञान किसका, हर टीचर का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो उस पे चलते हैं कि विषय वस्तु, जो शिक्षक के पास जो विषय वस्तु है, जो उसके टीचिंग सब्जेक्ट है, जो वो पढ़ाना चाहता है, उसमें उसका ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। और अगर पूर्ण तो होता ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके मस्तिष्क में सारी चीज हो, लेकिन फिर भी विषय वस्तु अगर मुझे पढ़ा रहा है तो उसका ज्ञान होना चाहिए और उसमें समझ विकसित होनी चाहिए और पूर्ण रूप से उसकी पाठ योजना तैयार होनी चाहिए। योजना ही बनाकर उद्देश्यों का निर्धारण करके ही ज्ञान होना चाहिए। विस्तृत ज्ञान में विषय वस्तु जरूरी है। दूसरा है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यानी विद्यार्थी विस्तृत ज्ञान में विद्यार्थी को भी ध्यान रखना, मतलब विषय वस्तु किसके लिए तैयार करते हैं, विद्यार्थी के लिए। किसको सिखाना है, विद्यार्थी को। किसको पढ़ाना है, विद्यार्थी को। और ये गुण किसमें होने चाहिए, विस्तृत ज्ञान का शिक्षक में। तो विषय वस्तु को ध्यान में रखें जिससे कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सके, अपनी योजना तैयार हो सके, क्योंकि हर शिक्षक अपने अपने विषय का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रवृत्ति के, विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, उसका मानसिक स्तर कैसा है और उसमें मानसिक स्तर कैसा नहीं है। ये सारी चीज विद्यार्थी को ध्यान में रखकर ही एक शिक्षक पाठ योजना तैयार करता है, क्योंकि विद्यार्थी ही एक वो माध्यम है, मतलब कहते हैं ना शिक्षण कार्य किसमें होता है, तो शिक्षण कार्य किस किस के मध्य होता है। तो जो अगर सीखना सिखाना है तो एक शिक्षक होगा, शिक्षार्थी होगा और विषय वस्तु होगी, तीनों चीज होगी। तो उनमें क्या होगा, अनुगम होगा। ये सारी चीज अपने अंतःक्रिया, इनमें संबंध दोनों में कैसा होना चाहिए, कैसे, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं पिछले उसमें फर्स्ट यूनिट में। तो इसी प्रकार से अगर प्रभावी शिक्षण बनाना है तो विस्तृत ज्ञान जरूरी है शिक्षक में, शैक्षिक गुण और कुशलता है। तो विस्तृत ज्ञान है, विषय वस्तु, विद्यार्थी और क्या होगा इसमें, तीसरा है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां क्यों, क्योंकि एक शिक्षक शिक्षा कार्य करेगा तो उनको शिक्षण
का मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है वो किस विधि से बच्चों तक पहुंचाना है, उनका वो ज्ञान कैसे पूर्ण करना है, उनको कैसे समझाना है। तो शिक्षण विधियां वो चीज होती है जिससे एक शिक्षक अपनी कार्य प्रणाली, जो उसकी कुशलता है, शैक्षिक गुण है, उनको वो बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करे, कैसे ना करे। तो ये सारी शिक्षण विधि होती है। जब व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है ना, अपने पढ़ी हुई है, और खेल विधि, कई विधियां पढ़ रखी है अपने, काफी विधि होती है शिक्षण की। तो उसमें शिक्षण विधियां ध्यान में रखिए कि बच्चों का स्तर, योग्यता, आयु, सारी चीज देखते हुए शिक्षण विधियों का चयन करें कि मुझे कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना है, किससे नहीं पढ़ाना है, ये सारी चीज इसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार से और क्या होना चाहिए, अब ये बताइए, और इसमें मतलब विषय वस्तु आगे विद्यार्थी आगे, शिक्षण विधि आगे, और शिक्षण युक्तियां, और क्या चाहिए, शिक्षण युक्तियां हो गया। इसमें अगर बच्चों को चाहते हैं विस्तृत ज्ञान मिले तो शिक्षण युक्तियां आनी चाहिए, और तकनीकी का आजकल नीति चल रहा है, सभी में कंपलसरी है, आईसीटी और ईटी पेपर पर पढ़ते ही है, सभी उसमें कंपलसरी कर ही रखा है, और वातावरण। तो इसी प्रकार से अपन ये सारी चीज देख चुके, विस्तृत ज्ञान में हम विषय वस्तु हो गया, विद्यार्थियों और शिक्षण विधियां होगी। अब शिक्षण युक्तियां कौन सी होगी, युक्तियां कैसे प्रयोग की जाती है। एक शिक्षक में कहते हैं ना, शिक्षक जो है सिखाने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, जरूरी शिक्षक अनुभवी व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी लाइन में हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभावी शिक्षण अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें तो एक शिक्षक ही ज्ञान प्रदान करेगा, और एक ज्ञान का जो प्रदान करने वाला है वो इसमें शिक्षक या अध्यापक है। तो शिक्षण विधियां हो गई कि शिक्षक को मालूम है कौन सी किस स्तर से कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ाना है, तो ये सारी चीज हो गई। इसी प्रकार से शिक्षण युक्तियां, हर शिक्षक में कोई ना कोई गुण अच्छा होता है, किसी का बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी का व्यवहार अच्छा होता है, किसी की अपने ज्ञान में पकड़ बहुत अच्छी होती है, हर चीज किसी ना किसी में होती है। तो युक्तियां कैसे तैयार होती है, जब शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो कुछ शिक्षक के खुद के अनुभव होते हैं, उन्होंने कहीं से ज्ञान लिया होता है, कई तरह के ज्ञान जहाँ वो पढ़े थे उनके शिक्षकों से लिया उन्होंने, या फिर अपने वातावरण से, कोई गुरुजी से, कहीं पर कोई संस्कार होते हैं अपने अपने। तो वो कौन सी युक्ति, कौन सी प्रयोग करते हैं, बच्चे किस युक्ति से सीखना पसंद करते हैं, बच्चों का प्रभाव, उनका बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़े, वो सारी चीज इस युक्तियों में वो प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से विस्तृत ज्ञान है तकनीकी। प्रभावी शिक्षण एक चीज कहते हैं, बच्चा भी ये चाहता है कि हमारे शिक्षक को तकनीकी का ज्ञान हो, नई नई चीज आ रही है वो शिक्षक हमको बताएं, सूचनाएं हमको दे कि नई नई क्या प्रयोग हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, तकनीक का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, शिक्षा में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षा इससे और अच्छी कैसे बन सकती है, क्योंकि आजकल जो है वो ऑनलाइन का जमाना हो चुका है, पूर्ण रूप से अपन सभी जानते हैं कि ऑनलाइन का है, कितने भी काम कर रहे हैं अपन, बैंक के चल रहे हैं या फिर कोई आईडी वाईडी सारे काम है, फॉर्म फिल करना है, कुछ भी करना है, तो सारी चीज तकनीकी के माध्यम से हो रही है, इसलिए हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी। तो तकनीकी मोस्ट है, आज अपन ये पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस है, ये भी तकनीकी है कि शिक्षा जो अपन पहुंचा रहे हैं जो बच्चों तक नहीं पहुंच सकती वो शिक्षा अपन ऑनलाइन या फिर इनके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सभी को कराएं। तो इसलिए तकनीकी ये है, तो इसमें प्रभावी शिक्षण शिक्षक में तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी से वो बिल्कुल वो होना चाहिए कि हाँ वो जानते हो और बच्चों को उसके बारे में समझा सकें। इसलिए कंप्यूटर शिक्षा जो है अनुदेशन के रूप में दी जाती है, और लैंग्वेज लैब तैयार की गई है, क्यों की गई है, क्योंकि वो तकनीकी से भाषा में सुधार आ सकता है, कुछ शब्द उच्चारण में प्रॉब्लम हो सकता है, कई भाषा ऐसी जो हमको नहीं आती तो उससे अपन उसमें सीख सकते हैं, तो इसलिए तकनीकी का प्रयोग इसमें जरूरी है। एक प्रभावी शिक्षण में विस्तृत ज्ञान में विषय वस्तु, विद्यार्थी, शिक्षण विधि, युक्ति और तकनीकी, ये कंप्लीट। और वातावरण अगला टॉपिक आया अपने में, वातावरण। अब वातावरण क्या, वातावरण का मतलब क्या है, विस्तृत मतलब प्रभावी शिक्षण में वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ेगा, अपन ये सोचेंगे कि वातावरण का इसमें क्यों आया है, तो वातावरण जो होता है, वातावरण कहते हैं ना सारी चीज वो, अगर वातावरण नहीं है तो शिक्षण कार्य कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज शिक्षा में मतलब सब चीज वातावरण पर डिपेंड करती है। अगर आपका विद्यालय महाविद्यालय जहाँ पर भी है वहाँ बहुत शोरगुल होता है, वहाँ का वातावरण शांत नहीं है, वहाँ पे कई प्रकार के ऐसे मतलब माहौल खराब है, सब चीजें, तो वो वातावरण कैसा है खराब, तो बच्चा रास्ते में भी आएगा तो उसकी मानसिक जो वो है उसका जो बौद्धिक स्तर है उसको उसका प्रभाव पड़ेगा, वो सोच वो क्लास में आएगा जरूर, लेकिन वो अगर गलत चीज है, गलत वातावरण दूषित है, माहौल खराब चीज देखता था तो उसका माइंड में वो चीज बैठ जाती है, देखो यहाँ ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं,
से निकलता है तो वो वातावरण के संपर्क में आता है। कहते हैं जन्म से ही बच्चा वातावरण में आ ही जाता है, सभी सब तरह के माहौल में ढलता है, सब कुछ देखता है, लेकिन वातावरण का प्रभावी शिक्षण में इसलिए है कि वातावरण एक अपन क्लास में भी बच्चे को देते हैं कि लाइट की व्यवस्था पूर्ण हो, महाविद्यालय पानी की व्यवस्था हो, और उसके मतलब हर चीज़ की व्यवस्था देखते हैं अपन। काफ़ी बच्चे, कोई को कैंटीन की चाहिए, किसी को किसकी चाहिए, लेकिन ये चीज़ तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वातावरण में यही है कि क्लास में हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो सहायक सामग्री चाहिए वो सारी चीज़ हो, उनको किसी भी कार्य में कोई परेशानी ना हो। तो ये होता है वातावरण। यानी बच्चे के ज्ञान के लिए पहले वातावरण तैयार करो, और वातावरण में बच्चे को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, उसका सीखने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ वातावरण के माध्यम से अपन समझा सकते हैं। यानी प्रभावी शिक्षण में हो गया विस्तार ज्ञान, विषय वस्तु विद्यार्थी शिक्षण देना, और शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो ये सारी चीज विस्तृत ज्ञान में हमको शामिल करनी पड़ेगी, और बच्चे को इस तरह से ज्ञान देना पड़ेगा जिससे कि एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। अगला टॉपिक है अपन का इसी में, वो है व्यवहारगत निष्पक्षता। दूसरा है व्यवहारगत निष्पक्षता। अब व्यवहारगत निष्पक्षता कैसे? अब ये पॉइंट तो खुद ही बता रहा है कि इसमें क्या चीज है, क्योंकि व्यवहारगत निष्पक्षता प्रभावी शिक्षक, अगर शिक्षक का व्यवहार सभी के प्रति समान नहीं है, व्यवहारगत निष्पक्षता में यही है, अगर शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है और वो निष्पक्ष नहीं है तो उनका शिक्षण कभी प्रभावी नहीं हो सकता। क्योंकि कक्षा में जितने भी बच्चे बैठते हैं, बालक बैठते हैं, उनमें सभी में भिन्नता पाई जाती है, सभी बालक भिन्न होते हैं। अब वो भिन्न कैसे होते हैं? कई का मानसिक स्तर अलग होता है, कई का बहुत अच्छा होता है, कई अच्छे घरों से आते हैं, कई वैसे से आते हैं। तो एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष होगा तो शिक्षण अपने आप ही प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है कि शिक्षक का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है और शिक्षक का व्यवहार हमारे प्रति कैसा नहीं है। तो शिक्षक जो होता है उसका व्यवहार निष्पक्ष हो, किसी में भी किसी प्रकार की भिन्नता वो ना देखे, कैसे ऊंच नीच इनका संबंध ना देखे, कोई बच्चा कैसा है कैसा नहीं, ये सारी चीज ना देखे। उनकी ये भिन्नता को दूर करते हुए बच्चों को एक समान भाव से उनको शिक्षण कार्य कराया जाए, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। समानता का व्यवहार होगा तो बच्चा अपने आप सीखेगा और शिक्षण एक शिक्षक का प्रभावी हो जाएगा, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो बच्चा और अच्छा अपना प्रदर्शन करेगा, अपनी जो उसके अंदर की जो समस्या है उनको वो शिक्षक के सामने रख सकता है। तो वही कहना क्रियात्मकता, व्यवहारिक पक्ष, जो व्यवहारिक पक्ष है व्यवहारगत निष्पक्षता, इसी का पॉइंट है वो। व्यवहारगत निष्पक्षता में यही है कि व्यवहारिक पक्ष में क्रियात्मकता। क्रियात्मकता कैसे? बच्चा क्रिया जब भी करेगा उसमें क्रियात्मकता जब भी आएगी जब एक शिक्षक का व्यवहार उसके प्रति निष्पक्ष होगा और सभी के प्रति समान भाव रखता होगा शिक्षक। तो इसी प्रकार से क्रियात्मकता में वो क्या करेगा, अगर शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष है तो वो यह करेगा कि मतलब कोई भी समस्या है, उसको कोई चीज़ नहीं आती है, कहीं पे भी पढ़ाई संबंधी समस्या हो, कैसी भी समस्या है तो वो एक शिक्षक से कह सकता है। शिक्षक से जब भी कहेगा जब शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा, निष्पक्ष होगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। तो इसलिए ये चीज़ एक शिक्षक में होनी चाहिए जिससे कि व्यवहार उसका निष्पक्ष हो और बच्चों को वो आराम से समान भाव से शिक्षा दे सके और उनकी सारी समस्याओं को दूर कर सके। तो इस प्रकार से व्यवहार में निष्पक्षता जरूरी है। तो प्रभावी शिक्षा जरूरी होगा तो व्यवहारगत निष्पक्षता होगी। अगला वर्ग का है टॉपिक है जो है तीसरा, योजना कौशल। योजना कौशल। अब प्रभावी शिक्षण तो मालूम है शिक्षण है, तो योजना कौशल तो मोस्ट है। योजना कौशल कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो ये चीज अपन अब देखते हैं। तो योजना कौशल क्या है, इसमें क्या चीज होगी कि योजनाएं, नीतियां, अपन सारी चीज पढ़ते हैं, कई शब्द पढ़ रखे हैं हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो शिक्षक में योजना कौशल होना जरूरी है। उसको जो भी पढ़ाना है, जैसे भी सारी सामग्री प्रयोग करनी है और भिन्नताओं को देखते हुए बालक की, ये सारी चीज योजना कौशल में आती है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की योजना बनाते हैं तो उसके आसपास का वातावरण, क्लास का वातावरण, वहाँ की
परेशानियां, समस्याएं, जो चीज है बालक में कितना क्या है क्या नहीं है, बालक की भिन्नताएं, ये सारी चीज को देखते हुए योजना बनाई जाती है। तो एक शिक्षक में योजना कौशल होना जरूरी है। अगर योजना कौशल नहीं है तो उसका शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही अपन योजना बना लेते हैं कि हमको ये चीज पढ़ानी है, उसको ज्ञान ऐसे देना है, इसमें ये सामग्री प्रयोग करनी है, बच्चों को समझाने का तरीका ये होगा, इस विधि से होगा। तो ये सारी चीज आती है योजना कौशल में। इसी प्रकार से अगर योजना कौशल अगर शिक्षक में नहीं है तो वो अपना शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं बना सकता और उसका प्रभाव बच्चों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और बच्चे उसको अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना वो पढ़ेंगे, वो बहुत सारी चीज जानते हैं। तो ये हो गया योजना कौशल प्रभावी शिक्षण में। अगला इसी प्रकार से अपना टॉपिक है, इसी का पॉइंट है, योजना कौशल के बाद प्रभावी संप्रेषण कौशल। चौथा पॉइंट है उनका प्रभावी शिक्षण कौशल, संप्रेषण कौशल। अपना टॉपिक आ गया है प्रभावी संप्रेषण कौशल। अब प्रभावी संप्रेषण कौशल क्या है? अब ये तो अपन का प्रभाव है, प्रभावी शिक्षण है, तो प्रभावी शिक्षण कौशल क्या होगा? तो अपन को ये चीज देखनी है। इन पॉइंटों को अपन ऊपर लिख लेते हैं। योजना कौशल, प्रभावी संप्रेषण, साइड नीचे बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा। तीसरा और ये, इसको साफ कर देना, आप नोट कर लेना इसको। इसी प्रकार से पूरे डिटेल में ऊपर लिख लेते हैं। विस्तृत ज्ञान का पहला आपका, और दूसरा है आपका इसमें विभागगत निष्पक्षता, तीसरा है योजना कौशल, और चौथा था प्रभावी संप्रेषण कौशल। अब देखते हैं हम इसमें, चाहो तो इसको प्रभावी शिक्षण अगर समझाना है तो, क्योंकि प्रभावी शिक्षण को अगर मैं ऐसे ही आपको बता देती तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रभावी शिक्षण के पॉइंट के माध्यम से समझने में प्रभावी शिक्षण का आपको अच्छे से समझ में आ सकता है कि प्रभावी शिक्षण में क्या क्या चीज होनी चाहिए। विस्तृत ज्ञान पढ़ लिया हमने, विभागगत निष्पक्षता पढ़ लिया, अब योजना कौशल हमने पढ़ ही लिया। अब अपना अगला टॉपिक है यार, चौथा वाला है प्रभावी संप्रेषण कौशल। अब प्रभावी जो संप्रेषण कौशल है, क्योंकि संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण अपन जानते हैं विचारों का आदान प्रदान, यानी अपने जो मन के भाव है उसको दूसरे तक अपन कैसे पहुंचाते हैं, अपने उनको विचारों को पहुंचाने का माध्यम क्या होगा। तो एक शिक्षक को ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो प्रभावी संप्रेषण होता है उससे ही प्रभावी शिक्षण सफल होता है, क्योंकि संप्रेषण ही वो माध्यम है कि एक शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थी तक पहुंचा सकता है और विद्यार्थी अपनी बातों को शिक्षक तक पहुंचा सकता है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। बिना संप्रेषण के शून्य हो जाता है, बिना संप्रेषण के कुछ नहीं हो सकता, चाहे संप्रेषण का माध्यम कुछ भी हो। अगर संप्रेषण का अपना माध्यम सही है तो बच्चे पे उसका प्रभाव बहुत रहेगा और शिक्षण भी प्रभावी बन जाएगा। इसलिए प्रभावी संप्रेषण कौशल बहुत जरूरी है। एक शिक्षक को चाहिए कि जो उसका संप्रेषण है, जो उसका बोलने का तरीका है, बच्चों के प्रति व्यवहार का तरीका है, तो वो एक संप्रेषण का ही माध्यम है। इसलिए जो संप्रेषण है वो प्रभावी होना चाहिए। इस अगर प्रभावी नहीं होगा, अगर संप्रेषण एक शिक्षक का अच्छा नहीं होगा विद्यार्थी प्रति, वो विद्यार्थी से अच्छे से बातें नहीं करेगा, अच्छे से उसको समझाएगा नहीं, उसकी समस्याओं को वो सुनेगा नहीं और एक तरफा अगर अपना शिक्षण कार्य रखेगा। कई शिक्षक ऐसे होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जो पहले अपन पुराने समय में चल जाते हैं, प्राचीन काल में चल जाते हैं, पुराने टाइम में, कि जिसमें गुरु और शिष्य होते थे। तो गुरु और शिष्य में क्या होता था, वो एक तरफा संप्रेषण होता था। उसमें शिष्यों को बोलने की आज़ादी नहीं होती थी, सिर्फ गुरु बोलते थे और शिष्य उसको सुनते थे। जो बोलता था तो वो आज्ञा का पालन नहीं करने के उस पर उसको दंड दिया जाता था। तो इसी प्रकार से अब जो अपन का है शिक्षण कार्य, जो अपन अब आधुनिक समय में है, तो अपन को मालूम है कि अपन
जो भी अपन की समस्या है, अपने विचार है, अपन सामने रख सकते हैं। अपन को पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि पहले गुरुकुल वगैरह ये थे तो उनमें नहीं स्वतंत्रता थी, बच्चों शिष्य को बिल्कुल स्वतंत्र नहीं था, वो गुरु की आज्ञा ही सर्वमान्य होती थी। इसी प्रकार से जो अब आधुनिक जो शैली है उनकी, इसके अंदर बच्चों को पूर्ण छूट है, वो अपनी की कोई भी वो हो उसको वो सामने रख सकता है, निष्पक्ष उसमें बोल सकता है, सारी समस्याओं समाधान कर सकता है। तो इसलिए प्रभावी संप्रेषण इसलिए जरूरी है कि एक शिक्षक का, कहते हैं ना, बोलने से ही वो अपने व्यवहार को प्रकट कर सकता है, अपने ज्ञान को बता सकता है और वो कैसे भी करके उसमें प्रदर्शित कर सकता है। तो इसलिए एक शिक्षक का जो संप्रेषण माध्यम वो अच्छा होना चाहिए और ये सात दोनों कौशल, सब प्रभावी संप्रेषण कौशल शिक्षक के अंदर होना चाहिए। उनका तरीका और सब चीज उसमें प्रभावी होनी चाहिए, तभी एक शिक्षण जो कार्य है वो प्रभावी हो सकता है। तो अपने आज की प्रभावी शिक्षण में विषय ज्ञान पढ़ लिया। विषय ज्ञान में क्या पढ़ा अपने? विषय वस्तु, विद्यार्थी और शिक्षण विधियां, युक्तियां, तकनीक, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ चुके हैं। चाहो तो मैं इसके नीचे डायग्राम बना के लिख सकती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, इसको मैं उधर पढ़ दूंगी। तो इसमें अपन का पढ़ा था अपने विषय ज्ञान में, इसमें अपने पढ़ा था, इसका पहला था ABCD डाल देते हैं, इसमें पढ़ा था विषय वस्तु, ये सीखे हैं। दूसरा था इसका विद्यार्थी, तीसरा शिक्षण विधि, चौथा, इसको ABC कर लेना, युक्तियां, ये हो गया अपन का तकनीकी हो गया, और इसमें ये हो गया वातावरण। तो अपने वो जो प्रभावी शिक्षण था उसको अपन ने इस माध्यम से समझा था, दर्शक ज्ञान में ये सारी चीज सारी प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला अपन ने पढ़ा था व्यवहार निष्पक्षता, योजना कौशल, और जो अपन का चौथा पॉइंट है तीसरे के बाद उसको अपन यही लिख लेते हैं कि चौथा पॉइंट अपन का ये था। ये सारे पॉइंट तो इसके हैं दर्शक ज्ञान के, ये ध्यान रखना, और व्यवहार निष्पक्षता, योजना कौशल और प्रभावी संप्रेषण कौशल। तो ये प्रभावी शिक्षण के चारों वो हो गए, सब हम समझ सकते हैं कि प्रभावी शिक्षण क्या है क्या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट अपने क्लियर कर लिए, विषय वस्तु, विद्यार्थी, शिक्षण विद्या, शिक्षण विद्या, तकनीक, वातावरण। ये हो गया प्रभावी शिक्षण का अभिप्राय हमने समझ लिया है। अब प्रभावी शिक्षण का अपन क्या करते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। अब प्रभावी शिक्षण का अर्थ अपन कौन से माध्यम से समझते हैं, अब ये चीज देखते हैं। अपन ने ये सब आप नोट कर लो इसको कि विषय ज्ञान और प्रभावी शिक्षण में कौन कौन सी चीज प्रभावी बनाने के लिए ये सारी चीज अपन को आवश्यक है, ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अपन प्रभावी शिक्षण का अर्थ देखते हैं। तो इसी प्रकार से अपन ने वो सारी चीज प्रभावी शिक्षण में देख लिया, विषय ज्ञान देख लिया और निष्पक्ष व्यवहार देख लिया, सारी चीज देख लिया, अपने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखते हैं प्रभावी शिक्षण का अर्थ। अपन ने फिर प्रभावी शिक्षण को समझ लेते हैं किन किन तरीकों से, पॉइंटों के माध्यम से, जिससे जल्दी से वो समझ में आ जाए। इसी प्रकार प्रभावी शिक्षण का अर्थ है, प्रभावी शिक्षण का अर्थ से उन समस्त शिक्षण योजनाओं, तो उन समस्त शिक्षण योजना, कौन सी योजना शिक्षण की जिससे अपन को शिक्षण कार्य पूर्ण करना है। अब शिक्षण योजना कार्य को पूर्ण करना है, शिक्षण की योजनाओं, नीतियों एवं अनवरत सुधारात्मक प्रक्रियाओं से है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ये मतलब अर्थ है, इसको मैंने शॉर्ट रूप में दिया है कि प्रभावी शिक्षण को और समझना है तो कैसे समझे, क्योंकि अपन अभी पहले काफी प्रभावी शिक्षण को समझ चुके हैं पॉइंटों के माध्यम से। विस्तृत ज्ञान के अपने 5-6 पॉइंट थे, उसमें अपन समझ लिया, युक्तियां, विधियां, निष्पक्ष व्यवहार, प्रभावी संप्रेषण, सारी चीज से अपन प्रभावी शिक्षण को समझ चुके हैं, क्योंकि इतना है कि आपको समझ में आ गया। अब प्रभावी शिक्षण अर्थ है योजनाओं, नीतियों और सुधार की प्रक्रिया, मतलब एक शिक्षक की योजना और नीति ये क्यों बनाई जाती है कि जो भी छात्र का व्यवहार है उसमें सुधार किया जा सके, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। क्योंकि अपन को जो शिक्षण कार्य करना है, प्रभावी शिक्षण बनाना है, क्यों करना है, वो विद्यार्थी के लिए करना है, जिससे कि उसके जीवन में वो काम आ जाए, उसको व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाए और उसमें सुधार हो जाए, सुधारात्मक हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। अब जो प्रभावी शिक्षण है, प्रभावी शिक्षण किन किन चीजों के मध्य चलता है, तो प्रभावी शिक्षण में क्या चीज जरूरी होनी चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, मान लो शिक्षक होगा, अगला क्या होगा, शिक्षार्थी होगा,
प्रभावी शिक्षा की प्रक्रिया है वो इनके मध्य चलती है और कक्षा कक्ष, क्योंकि प्रभावी शिक्षण तभी है जब शिक्षक शिक्षार्थी और कक्षा का तीनों चीज इसके अंदर होगी, तभी प्रशिक्षण कार्य प्रभावी होगा। क्योंकि इसी के अंदर शिक्षक का व्यवहार देखा जाता है, शिक्षक की योजनाएं देखी जाती है, उनकी नीतियां देखी जाती हैं, उनका पढ़ाने का तरीका देखा जाता है, संप्रेषण देखिए, तो ये चीज शिक्षक शिक्षार्थी और कक्षा कक्ष के मध्य ये क्रियाएं होती है। उसी प्रकार से शिक्षण को प्रभावी कैसे बना जाए, वातावरण कैसा हो, रुचि कैसे उत्पन्न हो, तो ये सारी चीज किसमें होगी, प्रभावी शिक्षण में। एक शिक्षक उस वातावरण को कैसे अच्छा बना सकता है, बच्चों में रुचि कैसे उत्पन्न कर सकता है, ये सारी चीज अपन की प्रभावी शिक्षण में आती है। तो ये सारी चीज आएगी तो शिक्षक शिक्षार्थी और कक्षा कक्ष के अंदर ही ये चीज चलेगी, क्योंकि कहते हैं ना शिक्षक है, शिक्षक किसके लिए, शिक्षार्थी के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए। अब विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कहाँ होंगे, कक्षा कक्ष के अंदर होंगे, क्योंकि जो शिक्षा है अपन की वो औपचारिक है। अपन पढ़ते हैं ना औपचारिक शिक्षा विद्यालय के अंदर वातावरण के अंदर निर्माण करना, ये करना सब औपचारिक शिक्षा में होता है। तो इन सारी चीजों से मतलब प्रभावी शिक्षण हो सकता है, और अपन इन चीज में आज अपना प्रभावी शिक्षण का अर्थ और अपन समझ चुके हैं कि प्रभावी शिक्षण क्या है क्या नहीं है। अपन की सेकंड यूनिट थी प्रभावी शिक्षण अधिगम के स्रोत, तो आगे अपन इसमें और अध्ययन करेंगे। और आज अपन प्रभावी शिक्षण को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पॉइंटों के माध्यम से कि एक शिक्षक अपना व्यवहार कैसे बदले, योजनाएं कैसे बनाए, संप्रेषण कौशल कैसा हो, उसका ज्ञान कैसा हो विद्यार्थी के प्रति, विषय वस्तु के प्रति। तो ये सारी चीज अपन ने देख ली है और अपन प्रभावी शिक्षण पूर्ण कर चुके हैं। अब अपन अगला पॉइंट कल पढ़ेंगे प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं। आज अपन का टॉपिक यही क्लियर होता है और ये सारी चीज क्यों होती है, प्रभावी शिक्षण क्या है, ये सारी चीज समझ चुके हैं। तो इसी के साथ में आज अपन का यही टॉपिक ये खत्म होता है। धन्यवाद।